गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज मंडे है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान की क्लास। और भौतिक विज्ञान में भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश या लाइट। इंग्लिश में लाइट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रकाश कहते हैं। इस टॉपिक से आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का दीजिए चाहे सेंट्रल लेवल का दीजिए, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम आप लोगों के लिए वो क्लास लेकर आते हैं जो ऑल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़िएगा। प्रतिदिन नॉन स्टॉप आपको संडे टू संडे, मंडे टू मंडे क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। नॉन स्टॉप क्लासें हैं। आप लोगों को जनरल स्टडी की क्लास प्रतिदिन कराई जाती है, टॉपिक बाय टॉपिक कराई जाती है। जनरल स्टडी का टेस्ट प्रत्येक संडे कराया जाता है। आप लोगों को लिए करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है और आप लोगों को समय समय पर मोटिवेट भी किया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान टॉपिक प्रकाश। पहला पॉइंट हमारा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। संचारित मतलब फैलती है या चलती है। इसका पता हमें आंखों के द्वारा चलता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फैलती है या चलती है। 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल, याद रखना, प्रकाश का जो कणिका मॉडल है वो कब दिया गया था? 1637 में दिया गया था। किसने दिया था? दकार्ते ने दिया था। तथा स्नेल के नियम को उत्पन्न किया था। स्नेल ने नियम को उत्पन्न किया था, याद रखना। स्नेल ने जो है इस नियम को आगे बढ़ाया था, उत्पन्न किया था और इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। 1678 ईस्वी में डच भौतिक वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो याद रखना, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था हाइगेंस ने। कब दिया था? 1678 ईस्वी में। ये किस देश का रहने वाला था? डच था ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 1850 ईस्वी में वैज्ञानिक फूको द्वारा किए गए प्रयोग के द्वारा यह दर्शाया गया है कि जल में प्रकाश की चाल वायु के प्रकाश से कम होती है। इस प्रकार तरंग मॉडल की पुष्टि की गई है। तो याद रखना, जल में जो प्रकाश की चाल है, जल में प्रकाश की चाल वायु के प्रकाश से कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, वही प्रकाश की चाल जल में कम होगी। क्लियर है? कथन आ सकता है प्रकाश की चाल जल में कम होती है, कारण है, जबकि वही प्रकाश की चाल वायु में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है? संचारित मतलब चल सकती है, फैल सकती है। इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा की गई थी। यह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। तो याद रखना, प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, कैसे फैल सकती है, इसकी जो व्याख्या की थी या इसका जो मॉडल दिया था या इसके बारे में चर्चा की थी वो की थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और ये जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो अब याद रखना, मैक्सवेल कहता है कि जो प्रकाश की तरंग है वो परिवर्तनशील है अपने आप में, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा कभी मीडियम। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होती है। कौन कह रहा है इसे? मैक्सवेल कह रहा है इस बात को।
नेक्स्ट, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ ही गुणों की व्याख्या करता है। तब याद रखना, प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश के केवल कुछ ही गुणों की व्याख्या करता है, सबकी व्याख्या नहीं करता। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, गमन मतलब चलना जाना, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। क्लियर है? तो अब याद रखना, प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो कुछ ही बातों की व्याख्या करता है, सब बातों की व्याख्या नहीं करता। जिसमें प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, इन चीजों की ही ये व्याख्या करता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। याद रखना, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग? तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, तो जो प्रकाश है वो भी अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही होगी, क्योंकि प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है। ध्रुवण मतलब जो ध्रुव पर प्रकाश कम होता है, क्योंकि प्रकाश का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर फैलाव ज़्यादा हो जाता है, किरणें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग उसका फोकस कम रहता है। तो प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश का जो ध्रुवों पर फैलाव है वो सिद्ध करता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश के कुछ गुणों ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत भी नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। इसकी व्याख्या ऑस्टिन ने की थी। जो आपका क्रॉम्पटन सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी, जबकि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं, कुछ क्वालिटी ऐसी है जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत भी नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा है क्रॉम्पटन सिद्धांत। इसकी व्याख्या, क्रॉम्पटन जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ये अपने आप में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं और अपना इन्होंने लोहा मनवाया है खोज के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत के अनुसार। जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। मतलब छोटे छोटे बंडल कह लो, छोटे छोटे कण कह लो, छोटी छोटी तरंग कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बंडल और छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तो कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो याद रखना, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? प्रकाश की जो दोहरा चरित्र है या दोहरी प्रकृति है या दोहरी विशेषता है वो ये है कि कुछ में उसे कण माना जाता है, ये लिखवाया मैंने उसे। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तो कुछ में कण माना जाता है। तो कहीं प्रकाश कण माना गया है और कहीं तरंग माना गया है, इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति या नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो याद रखना, प्रकाश के जो वेग है, जो प्रकाश का चाल है, उसकी गणना सबसे पहली बार किस महान वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? वो की गई थी रोमर द्वारा की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रकाश की चाल
माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मतलब माध्यम कैसा है, माध्यम ठोस है, सॉफ्ट है, किस तरह का है, निर्भर करती है, क्योंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा तो प्रकाश की चाल भी उतनी ही कम होगी। तो याद रखना, प्रकाश का जो अपवर्तनांक है माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल भी उसमें उतनी ही कम होगी। जिसका अपवर्तनांक कम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल ज्यादा, और अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि पृथ्वी तक प्रकाश जो है कितने समय में पहुंचता है। तो एग्जाम में कभी कभी लगभग 8 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट दे देता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। और कभी कभी एक्यूरेट देता है 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 40 सेकंड, 9 मिनट 10 सेकंड, इस तरह, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका 8 मिनट 16 सेकंड। और कभी कभी थोड़ा सा एक्यूरेट और भी देता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, तो फिर आप एक्यूरेट करने की कोशिश रखना एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। तो याद रखना, 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। किसे लगता है? जो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। और पहला पॉइंट ये है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है। नेक्स्ट, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त मतलब जो स्वयं चमकती है उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर 2, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त होती है जिन पर प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश डालने से वो चमकने लगती है, उनका खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि प्रदीप्त का अपना प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं ये स्वयं के प्रकाश से चमकती है, जैसे सूर्य। सूर्य का अपना प्रकाश है नहीं, विद्युत बल्ब, विद्युत लाइट, कुछ भी ले लो आप, तो इनका अपना प्रकाश जिनका होता है या इनका जो होता है ये प्रदीप्त वस्तुएं होती है। नेक्स्ट है अप्रदीप्त, इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि प्रकाश डालने पर दिखाई देती है। जैसे मेज, अगर कोई टेबल रखी हुई है उसे अंधेरे में रख दो तो वो क्या चमकेगी? नहीं चमकेगी। इसी तरीके से कुर्सी, इसी तरीके से मकान आदि। तो मेज, कुर्सी, मकान आदि, इनमें क्या होता है कि इन पर प्रकाश डालने से ये चमकती है, अन्यथा ये नहीं चमकती, तो इन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट है पारदर्शक। पारदर्शक आता है एग्जाम में, अर्धपारदर्शक आता है, अपारदर्शक आता है, तीनों। पारदर्शक ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। तो पारदर्शक वो होगी जिनके आर पार से प्रकाश होकर निकल जाता है, वो पारदर्शक वस्तु है। पार मतलब कोई छिद्र है, जैसे ये छिद्र है, इसमें पाइप है, तो इसमें हमने प्रकाश डाला तो दूसरी साइड में निकल जाएगा, तो वो हो जाएगी आपकी पारदर्शक वस्तु है। क्लियर है? तो कांच और जल कैसी वस्तु है? पारदर्शक वस्तु है। क्यों है? क्योंकि इनसे होकर प्रकाश दूसरी साइड में निकल जाता है। नेक्स्ट है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध, अर्ध मतलब हाफ, आधा इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, आधा बाहर निकल जाता है। इन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से कुछ भाग तो ये अवशोषित कर लेती है, जबकि कुछ भाग बाहर निकल जाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। आपने देखा होगा जब तेल लगा हुआ कागज होता है, अगर उस पर प्रकाश डालते हैं तो कुछ थोड़ी, अगर 50% प्रकाश है तो 25% उसका बाहर दिखाई देगा और 25% वो कागज अपने आप में सोख लेगा, तो उसे ही कहते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। नेक्स्ट है अपारदर्शक। इनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर
नहीं निकलती है, जैसे कठोर धातु आदि। तो कठोर धातु जैसे चाहे पत्थर हो, ईंट हो, मकान हो, कुछ भी हो, सरिया हो, लोहा हो, या फिर आपका कठोर जैसे हीरा हो, तो उनसे इस तरह की चीजों में वो अर्ध पारदर्शक के अंतर्गत, अपारदर्शक के अंतर्गत आती है। इनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती, जैसे कठोर धातु आदि। नेक्स्ट है, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जैसे ये प्रकाश पड़ा और ये ऐसे फट गया, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो अपने रास्ते से फट गया नहीं, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन। विवर्तन मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, इधर उधर साइड किरणों में। एक बार फिर देख लीजिएगा, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब जब प्रकाश के सामने धूल, डस्ट वगैरह के छोटे छोटे कण आते हैं, गर्द आती है, गुबार आता है, तो इनसे टकराकर प्रकाश अलग अलग भागों में या दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। क्लियर है? प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश है, ये सूर्य है, इससे प्रकाश चल रहा है, तो ये सीधा आना चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या है? तिरछा मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो धूल है, डस्ट है, इस तरीके से वो उससे टकराती है और उसका डायरेक्शन मोड़ देती है। इसे ही प्रकीर्णन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग में सबसे कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग में सबसे कम होता है। बैंगनी रंग सबसे कम फैलता है, जबकि लाल रंग सबसे ज्यादा फैलता है। आकाश का रंग नीला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। जो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। प्रकाश के चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन, परावर्तन मतलब रिटर्न, वापस। जैसे ये है, ये प्रकाश है, यहां से टकराया और फिर ये वापसी हो गया, पहले ऐसा आया फिर ऊपर को चला गया, तो इसे क्या कहा गया? प्रकाश का परावर्तन। चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब वे परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो ये कोण है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपतन है और ये है परावर्तन। तो जितने डिग्री का ये कोण होगा, ये अगर आपका ये मान लो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का कोण ही ये होगा। आपतन कोण भी इतना ही होगा और परावर्तन कोण भी इतना ही होगा। तो प्यारे छात्र और छात्रों, ये थी आज की हमारी जनरल साइंस की क्लास, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या आती है तो आप लोगों का स्वागत है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा क्लास अच्छी लगती है, दिन प्रतिदिन का जो हमारा शेड्यूल है क्लासों का, टेस्ट का, करंट अफेयर का, कुछ भी A to Z, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।